यहाँ पर आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा HPLT टेट जून 2000 के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास के बारे में। तो ये एक तरह का मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपसे लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बनता है, अवधि के उदय का स्रोत क्या है। तो जो अवधि काव्य भाषा है इसके उदय का स्रोत हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प अर्धमागधी। तो जो अर्धमागधी से अवधि का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हरदोई में। जो हरदोई जनपद है यहाँ पर अवधि नहीं बोली जाती और ये लखनऊ का मंडल है। बाकी रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन तीनों ही जनपद में अवधि बोली जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो हरदोई जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर बोली जाती है कन्नौजी। इसको भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 3, अवधि का एक अन्य नाम यह भी है। तो यह तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा, कहीं पर बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। तो जो अवधि का एक अन्य नाम होगा तो ये हो जाएगा आपका कोसली। अवधि को कोसली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कोसली का। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरणम ग्रंथ है इसमें आपको कोसली भाषा या कोसली बोली का उल्लेख मिलता है। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, कुवलयमाला कहा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है कि जो कुवलयमाला कहा ग्रंथ है इसमें भी कोसली का उल्लेख मिलता है और उल्लेख किस रूप में मिलता है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये मिलता है देशी भाषा के रूप में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है। पूछा गया है कि प्राचीन अवधि का रूप किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा प्राकृत पेंगलम में। सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे ई बुक्स नहीं खरीदे हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट और हिंदी साहित्य के एक साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं, उन्हें अभी तक परचेज नहीं किया तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारे से पूछताछ कर सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप ही करें, कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7, कौशाम्बी जनपद की बोली है। तो जो कौशाम्बी जनपद है यहाँ की बोली के बारे में पूछा गया है कि कौन सी बोली यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर बोली जाती है अवधि। कौशाम्बी में अवधि बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 8, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहृत बोली को कहते हैं। तो ये कहा जाता है बनाफरी। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, बनाफरी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बैसवाड़ी। 8वें का सही विकल्प बैसवाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, अवधि के विकास में 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक के समय को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्यकाल। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अवधि के विकास में 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, बलिया। जो बलिया जिला है यहाँ पर अवधि नहीं बोली जाती है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है या बोली है भोजपुरी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। बाकी मिर्ज़ापुर, जौनपुर और बस्ती यहाँ पर अवधि बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 11, अवधि का शब्द नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो अवधि का नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। जो किया है यह अवधि का नहीं है, ये खड़ी बोली का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है। तो बताना है कि कौन सा शब्द अवधि का है।
तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए अचरज। जो अचरज है तो ये शब्द आपका अवधि का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रूप है जो अवधि से संबंधित नहीं रहेगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लरिका, लरिकवा, लरिकवाना शब्द शुद्ध अवधि के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए सियार। जो सियार है यह अवधि का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी किधर। जो किधर है यह अवधि का शब्द नहीं होगा, अपितु ये खड़ी बोली का शब्द है। बाकी जैसे, औरत और ऊख ये तीनों ही अवधि के शब्द हो जाएंगे। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बोली में मौसा और मौसिया बोला जाता है। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा आपके पास अवधि, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो जो अवधि का प्रथम ग्रंथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पद्मावत है ये किस बोली या किस भाषा में लिखा गया है। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि इसकी भाषा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है 18। अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है। तो जो अवध विलास पूछा गया है किसकी रचना होगी ये, तो ये हो जाएगी विकल्प ए लालदास की। अगला क्वेश्चन है 19। हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है। तो बताना है कि जो हिंदू कवि थे जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे थे उनकी भाषा अवधि थी और वो किस प्रकार की अवधि भाषा का प्रयोग करते थे। तो 19 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी परंपरा से संपृक्त। तो सही विकल्प 19 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20। इसमें पूछा गया है यहाँ के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है। यहाँ के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है। तो जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा अवधि में। आगे है 21। वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त में लाया जाता है। तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा ए अवधि। अगला क्वेश्चन है 22। लोर कहाँ या चंदायन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो बताना है कि क्या प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो ये हुआ है विकल्प बी दोहा और चौपाई। जो दोहा और चौपाई है ये लोर कहाँ या चंदायन में विशेष तौर से प्रयोग में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। तो जो मुल्ला दाऊद थे तो ये आपके ठेठ अवधि में रचना करते थे। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24। जायसी के पूर्ववर्ती दो प्रसिद्ध सूफी कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कुतुबन और मंजन। जो विकल्प डी है कुतुबन और मंजन ये जायसी से पूर्व सूफी कवियों के तौर पे जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति का आधार कही गई है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पद्मावत। जो पद्मावत है ये जायसी की अक्षय कृति के तौर पर मानी जाती है या पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 35 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले आएगा ज्ञानदीप। सबसे पहले ज्ञानदीप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1619। उसके पश्चात हंस जवाहिर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1736। इसके पश्चात है इंद्रावती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1744। सबसे अंत में होगा अनुराग बांसुरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1764। इस प्रकार यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने 25 से छोड़ दिए थे प्रश्न, तो आगे देखते हैं 25 से आगे होंगे यहाँ पर 26।
ये प्रश्न हमने छोड़ दिए थे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण, क्या एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही या गलत होगा। तो कथन है पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि है। तो यहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मैंने पूछा था कि जो पद्मावत की भाषा क्या थी, तो ये थी अवधि, अवधि भी ठेठ अवधि। उसके पश्चात है वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं है, भावाभिव्यक्ति की चिंता मुख्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। ए में है पद्मावत का भाषाई आधार है ठेठ हिंदी। उसके पश्चात वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं है, भावाव्यक्ति की चिंता मुख्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले चंदायन, उसके पश्चात मृगावती, उसके पश्चात मधुमालती और सबसे अंत में पद्मावत। तो चलिए इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको बता देता हूँ। जो चंदायन है इसका माना जाता है 1380 ईस्वी के आसपास, फिर मृगावती इसका 1503 के आसपास, फिर मधुमालती इसका माना जाता है 1540 के आसपास। इसी प्रकार जो मधुमालती और पद्मावत का एक साथ ही प्रकाशन वर्ष माना जाता है, इसलिए मधुमालती को पहले रखा जाएगा, उसके पश्चात पद्मावत को। इनका 1540 के आसपास प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 28 का, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले पद्मावत, उसके पश्चात आपका आएगा चित्रावली, उसके पश्चात हंस जवाहिर, उसके पश्चात इंद्रावती। तो जो पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 के आसपास है, चित्रावली का हो जाएगा 1613, हंस जवाहिर का हो जाएगा 1736 और इंद्रावती का हो जाएगा 1744। फिर से बता देता हूँ, पद्मावत का हो जाएगा 1540 के आसपास, चित्रावली का हो जाएगा 1613 ईस्वी, हंस जवाहिर का हो जाएगा 1736 और इंद्रावती का 1744 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन है 29, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 29 का, तो ये हो जाएगा यूसुफ जुलेखा। तो जो यूसुफ जुलेखा ग्रंथ है यह सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधि है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग नगण्य है। प्रश्न है किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधि है और तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा पद्मावत, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित अवधि शब्दों में से कौन सा शब्द भविष्यत काल का है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो भविष्यत काल का समय होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी चलव। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो जो 32 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए भय। तो यह सर्वनाम नहीं होगा। बाकी हमार, को, आपू ये तीनों ही सर्वनाम शब्द हैं। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवधि का उदय किससे हुआ है। तो जो अवधि भाषा का उदय माना जाता है तो ये माना जाता है आपका मध्यदेशीय अवहट से। किससे? मध्यदेशीय अवहट से। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है। तो जो विश्व साहित्य में रोमांस काव्य धारा कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। तो ये 35 प्रश्न हमने कर लिया था। चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले ज्ञानदीप, उसके पश्चात हंस जवाहिर, उसके पश्चात इंद्रावती और सबसे अंत में अनुराग बांसुरी। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष होगा 1619, हंस जवाहिर का 1736, इंद्रावती का 1744 और अनुराग बांसुरी का 1764। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 36, रामकाव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है। तो यहाँ पर जो 36 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए अवधी। रामकाव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा अवधी हो जाएगी। वैसे तो ब्रज में भी इसके कई काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु अवधी में इसके प्रबंध काव्य या महाकाव्य के तौर पर अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो अवधी बोली को गांव की भाषा कहा था, तुलसीदास जी के द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी में है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, बरमे रामायण। जो बरमे रामायण है ये अवधी में लिखी गई है। बाकी कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ये तीनों ही रचनाएं ब्रज में होंगी। अगला प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको बताना है कि जो रामचरितमानस है इसकी भाषा कौन सी है। क्या ये अवधी में लिखी गई है या ब्रज में लिखी गई है या संस्कृत में लिखी गई है। इनमें से आपको एक का चुनाव करना है। अगला क्वेश्चन है 39, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति अवधी में नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि मैंने पूछा था रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी, तो ये थी अवधी। यहाँ पर आपको आपका उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, कृष्ण गीतावली। जो कृष्ण गीतावली है यह अवधी में नहीं लिखी गई है। बाकी रामचरितमानस, जानकी मंगल और रामलल्ला नहचू ये तीनों ही रचनाएं अवधी में हैं। कृष्ण गीतावली ब्रज में है। अगला क्वेश्चन है 40, सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ रचनाएं दी गई है, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले आ जाएगा रामचरितमानस। इसका जो संपादक या प्रकाशन वर्ष है 1631 के आसपास है। इसके पश्चात है रामलल्ला नहचू, तो ये 1643 संवत के आसपास इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। फिर है वैराग्य संदीपनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1669 में माना जाता है प्रकाशन वर्ष। इसके पश्चात है रामाज्ञ प्रश्नावली, तो इसका है 1669 के आसपास। तो ठीक है दोस्तों, मिलान कीजिएगा, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सही अनुक्रम वाला है। तो चलिए मिलान करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले गीतावली रचना आएगी, फिर विनय पत्रिका, फिर पार्वती मंगल और सबसे अंत में कवितावली। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इनका प्रकाशन वर्ष भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गीतावली का प्रकाशन वर्ष होगा तो ये 1628 होगा। फिर आपका विनय पत्रिका 1642 के आसपास, फिर पार्वती मंगल 1643 और फिर कवितावली इसका 1669 के आसपास होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले गीतावली, फिर विनय पत्रिका, फिर पार्वती मंगल और सबसे अंत में कवितावली। अगला क्वेश्चन भी सही अनुक्रम वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा प्रकाशन वर्ष के आधार पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले अंगद पैज, फिर भक्तमाल, फिर रामायण कथा और सबसे अंत में बरबे रामायण। तो इनका प्रकाशन वर्ष बता देता हूँ। रामायण कथा का हो जाएगा संवत 1499, अंगद पैज का हो जाएगा 1501, भक्तमाल का 1642 और बरबे रामायण का 1669। याद रखिएगा इसे। आगे भी अनुक्रम वाला प्रश्न है, सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम के अनुसार कौन सा सबसे आगे आएगा और कौन सा सबसे अंत में आएगा। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, सबसे पहले रामचंद्रिका, फिर हनुमान नाटक, फिर अवध विलास और सबसे अंत में कवित रत्नाकर। तो इनका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से होगा। रामचंद्रिका का माना जाएगा 1658 संवत, फिर हनुमान नाटक का 1680 संवत, अवध विलास का 1700 संवत, कवित रत्नाकर का संवत 1606। फिर से बता देता हूँ, रामचंद्रिका का 1658 ये सब संवत में होंगे। रामचंद्रिका का 1658, हनुमान नाटक का 1680, अवध विलास का 1700 और कवित रत्नाकर का 1706। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, रामचंद्रिका सबसे पहले, फिर हनुमान नाटक, फिर अवध विलास और फिर कवित रत्नाकर। तो दोस्तों आपको सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक देखने हैं, क्योंकि आपको इतने तथ्यों के साथ कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं बताएगा और ना ही इतनी व्याख्या के साथ।
लगता है थोड़े से प्रश्न स्किप हो गए हैं। नहीं, स्किप तो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है आपके अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म रामायण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जो अध्यात्म रामायण आपकी रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी विकल्प सी, माधवदास की। हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपना टारगेट बताना है कि आपका कितना टारगेट था और कितने आपके सही हुए हैं और कितनी आपको तैयारी करने की अब आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 45, अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो जो अवधि भाषा थी इसमें जो ध्वनि नहीं होगी तो ये होगी ण, विकल्प डी ण। बाकी क, न और म ये अवधि में है पर न नहीं है। ये अधिकतर आपको अपभ्रंश काव्य में मिलती है। कौन से अपभ्रंश काव्य में? जैसे कि कई रचना है नय कुमार चरियू, इसी प्रकार ज़्यादातर न से यहाँ पर रचनाएं शुरू होती थी और अवधि जो अपभ्रंश है इसमें इसका अधिक प्रयोग मिलता था। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 46, इसमें पूछा गया है अवधि में संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? तो जो अवधि में संवाद शैली का प्रथम सफल ग्रंथ रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 46 का हनुमान नाटक, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 47, आलाखंड जिसके रचनाकार जगनिक है की भाषा क्या है? आलाखंड की भाषा हो जाएगी यहाँ पर अवधि, सही विकल्प हो जाएगा बी। जो रचना है आलाखंड, इसके रचनाकार जगनिक है और इसकी जो काव्य भाषा थी यह अवधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण की संख्या दी गई है। तो चलिए इनमें सही गलत और सही सही या गलत गलत का चुनाव कर लेते हैं। कथन है, रामकाव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक ग्रहण किया है। और इसका कारण है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपयुक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा? तो चलिए सही कथनों का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम की काव्य भाषा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सी परीक्षा में से पूछा जाता है। तो जो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में रहीम थे, इनकी काव्य भाषा के तौर पर जानी जाती है अवधि, सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, 49 का सी। अगला क्वेश्चन है, अवधि काव्य कृष्णायन किसकी रचना है? जो कृष्णायन है इसकी भाषा होगी अवधि और ये किसकी रचना होगी? तो ये होगी द्वारिका प्रसाद मिश्र की, सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें भी कथन और कारण है, तो इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कथन है, तुलसीदास के समकालीन स्वामी अग्रदास भी अवधि के उत्कृष्ट कवि हैं, तो ये होगा आपका कथन। और कारण है, रामकाव्य परंपरा में जितने कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की उनमें से अधिकांश ने अवधि को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो कुछ 51 क्वेश्चन थे ये समाप्त हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि आपके 51 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। तो ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और आपकी परीक्षा के लिए ये अवश्य लाभ प्रदान करेगी। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।